हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर की। यह एक एडवेंचर और साइंस फिक्शन फिल्म है। ईयर 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 72% एंड ऑडियंस स्कोर 86% मिला है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इंटरस्टेलर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कूपर नाम का एक शख्स दिखाया गया है, जो पहले नासा में एक पायलट था, पर अब वह कॉर्न की खेती करता है क्योंकि दुनिया में फूड खत्म होने लगा था और अब सबसे ज्यादा जरूरत फार्मर्स की थी। घर में उसके साथ उसके ससुर, छोटा बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्फ रहते थे। उस घर में एक कमरे में कुछ किताबें रखी थी जो अपने आप इधर उधर गिरती रहती थी, जैसे कि कोई उन किताबों के जरिए कोई संदेश देना चाहता हो। मर्फ अपने डैड कूपर से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके रूम में कोई घोस्ट है। तो कूपर उसे कहता है कि तुम अब से सब ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड किया करो, जिससे सबको यकीन हो कि तुम सही हो। जिस एरिया में कूपर का फार्म था वहां पर एक सैंडस्टॉर्म हमेशा आता रहता था और पिछले कुछ दिनों से वह सैंडस्टॉर्म बढ़ता ही जा रहा था। कूपर अपने घर को उस सैंडस्टॉर्म से सेफ रखने की प्रोसेस में लगा था। तभी वो उस किताबों वाले रूम में आता है तो उसे वहां पर धूल से बनी हुई एक खास पैटर्न दिखाई देती है। कूपर समझ जाता है कि यह कोई घोस्ट नहीं पर ग्रेविटी की इफेक्ट है, यानी कि ग्रेविटी के जरिए कोई कूपर को मैसेज देना चाहता है। यहाँ पर स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कहता है कि सिर्फ ग्रेविटी ही एकमात्र ऐसा फोर्स है जो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के जरिए अन्य डायमेंशन में रहने वाले जीव से कम्युनिकेशन कर सकता है। अब कूपर को उस रेत की बनी पैटर्न को समझने के बाद पता चलता है कि वह पैटर्न दरअसल एक बाइनरी कोड है, जहां पर किसी लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स दी गई है। अब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर नासा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहां पर कूपर की मुलाकात प्रोफेसर ब्रांड से होती है। यहाँ पर ब्रांड कूपर से कहते हैं कि फ्यूचर में पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण खराब हो रहा है और पेड़ पौधे मर रहे हैं। यह सब देखकर कूपर प्रोफेसर से पूछता है कि अब पृथ्वी को बचाने के लिए आखिर नासा ने क्या प्लान बनाया है, क्योंकि पृथ्वी के करीब तो कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां पर इंसानों को ले जा सके। तो ब्रांड उससे कहते हैं कि कोई अलग ही सभ्यता सीक्रेटली हमारी मदद करना चाहती है, जिससे कि हमारी सभ्यता बच सके। अब ये जो कोई भी है, उसने करीब 45 इयर्स पहले सैटर्न ग्रह के पास एक वर्म होल बना दिया था, जिसकी मदद से हम कम समय में उस वर्म होल के इस्तेमाल से दूसरी गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ सके और वहां पर इंसानों को बसाकर ह्यूमैनिटी बचा सकते हैं। अब वो कौन है जो पृथ्वी पर बसे हुए लोगों को बचाना चाहते, इसका तो अभी कोई क्लू नहीं था, पर ह्यूमैनिटी को बचाने का यह सिर्फ आखिरी मौका था। अब प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं कि वो अब तक अलग अलग करके 13 एस्ट्रोनॉट्स को अब तक उस वर्म होल में भेज चुके हैं, जिनका मिशन था कि वर्म होल के उस पार जाकर कोई ऐसा ग्रह ढूंढना जो इंसानों के रहने लायक हो और करीब हो। वो सब अपने साथ एक बीकन ले गए थे जिसे नासा ट्रैक कर सके। उन्हें वह बीकन तब ऑन करना था जब उन्हें वहां पर कोई ऐसा प्लेनेट मिले जो रहने लायक हो। अब वर्म होल के उस पार रहे एस्ट्रोनॉट से नासा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ बीकन ही एक ऑप्शन है जिससे यह पता चल सके कि कौन सा प्लेनेट नजदीक में रहने लायक है। प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें पिछले कई सालों से उस बीकन का सिग्नल मिल रहा था, पर अब सिर्फ 3 ही सिग्नल मिल रहे हैं। अब वो तीनों सिग्नल 3 ऐसे ग्रह से आ रहे हैं जो गार्गेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के करीब थे। इसलिए एक नए मिशन पर नासा टीम काम कर रही है, जिसका नाम है इंड्योरेंस। इस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को उस बीकन के सिग्नल वाले प्लैनेट्स पर जाना है और यह पता लगाना है कि उन तीनों प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट इंसानों के रहने लायक है। अब ऐसा प्लैनेट इंड्योरेंस को मिल जाए तो फिर नासा के पास 2 ऑप्शन थे।
पहला ऑप्शन यह था कि डॉक्टर ब्रांड एक थियरी पर सालों से काम कर रहे थे, जो अगर सॉल्व हो गया तो इंसान फिफ्थ डायमेंशन फिजिक्स यानी कि ग्रेविटी के इस्तेमाल से एक बड़े स्पेस स्टेशन में पृथ्वीवासियों को स्पेस में शिफ्ट कर देगा, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी बच जाएगी। यानी कि जब इंड्योरेंस ग्रुप अपने मिशन पर वर्म होल के उस पार होगा, तब डॉक्टर ब्रांड अपनी थियरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन यह था कि अगर डॉक्टर ब्रांड अपनी थियरी कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर इंड्योरेंस को अच्छा प्लेनेट ढूंढने में वक्त लगता है, तो वह अपने साथ फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायो को अपने साथ ले जाएगा। इन ब्रायो में दुनिया के अलग अलग लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया था, तो इंड्योरेंस अगर कोई रहने लायक प्लेनेट ढूंढ लेगा तो उन्हें वहां पर जाकर फर्स्ट जनरेशन के ब्रायो को रेंज करना है। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन वाले अगले जनरेशन वालों को रेंज करेंगे और यह प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे इंसानों की संख्या उस ग्रह पर बढ़ती जाएगी। अब कूपर नासा का भूतपूर्व पायलट था, तो ब्रांड कूपर को इंड्योरेंस मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं। तब कूपर इंसानियत को बचाने के खातिर उस मिशन में शामिल हो जाता है। इस बात से कूपर की बेटी मर्फ नाराज हो जाती है, तो कूपर मर्फ को अपनी घड़ी याद के तौर पर देकर जाता है। अब कूपर अपने मिशन पर चला जाता है और सैटर्न के पास वाले वर्म होल के जरिए गार्गेंटुआ नाम के ब्लैक होल के करीब आ जाता है, जिसके बाहर के एज पर वह तीनों ग्रह मौजूद थे, जहां से बीकन के सिग्नल नासा को अब भी मिल रहे थे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है टाइम डायलेशन का, यानी कि एक ब्लैक होल के नजदीक समय पृथ्वी की तुलना में स्लो गुजरता है, जिसका मतलब यह था कि अगर ब्लैक होल के करीब वाले ग्रह पर एक घंटा किसी दूसरे ग्रह पर कई साल जितना हो सकता है। इंड्योरेंस क्रू यह फैसला करता है कि वो उस ग्रह पर जाएंगे जो ब्लैक होल के काफी करीब था। ब्लैक होल के करीब होने की वजह से इस ग्रह पर जब 1 घंटा समय गुजरता है तो उस वक्त पृथ्वी पर करीब 7 साल गुजर जाते हैं। इसलिए कूपर जल्द से जल्द सब खत्म करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर गुजारे गए 1 घंटे से पृथ्वी पर उसके बच्चों के 7 साल बीत जाएंगे। अब कूपर इंड्योरेंस आन को उस ब्लैक होल के नजदीक वाले ग्रह पर लेकर जाता है। अब कूपर डोयल नाम का एक शख्स और डॉक्टर ब्रांड की बेटी उस ग्रह पर आते हैं और उनका एक साथी उस यान में ही रहता है। अब वो लोग देखते हैं कि उस ग्रह पर सिर्फ पानी ही था, यानी कि वह प्लेनेट इंसानों के रहने लायक नहीं था। वही वहां पर उन्हें पहले नासा द्वारा भेजे गए यान का मलबा भी मिलता है। अब वो लोग फ्लाइट रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिश में वहां पर एक टाइडल वेव यानी कि समुद्री तूफान में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वह उस प्लानेट पर 1 घंटे की जगह करीब 3 घंटे फंस जाते हैं और उस वक्त उनका एक साथी डोयल भी वहीं पर मारा जाता है। जब वो बचे हुए दोनों लोग इंड्योरेंस पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रुके हुए उनके साथी के लिए 23 साल गुजर गए हैं। अब कूपर भी अपने बच्चों के द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके हैं। अब वहां पर मिले हुए फ्लाइट रिकॉर्डर से उन्हें पता चलता है कि उस प्लेनेट पर लैंड करते ही पायलट की मौत हो चुकी थी। बीकन ने सिर्फ कुछ ही मिनट तक सिग्नल भेजे थे, पर रिलेटिविटी के दौरान पृथ्वी पर काफी वक्त बीत गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर रही नासा टीम को लगा कि वह सिग्नल कई सालों से उस ग्रह से आ रहा है। अब एक और प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि इंड्योरेंस पिछले कई सालों से फ्यूल इस्तेमाल कर रहा था, तो अब बचे हुए फ्यूल से वह लोग बाकी बचे हुए 2 प्लेनेट में से सिर्फ एक पर ही जा सकते थे। अब दोनों ग्रह से आ रहे बीकन के सिग्नल से कूपर को पता चलता है कि एडमंड नाम का एस्ट्रोनॉट जिस ग्रह पर था वह इंसानों के लिए रहने लायक प्लेनेट है, और दूसरे ग्रह से मैन नाम के एस्ट्रोनॉट का सिग्नल अब भी बार बार आ रहा था। तो कूपर वह दूसरे ग्रह पर जाने का डिसीजन लेता है। उस दौरान पृथ्वी पर कूपर की बेटी मर्फ बड़ी हो चुकी थी और डॉक्टर ब्रांड को असिस्ट कर रही थी। मरने से पहले ब्रांड मर्फ को कहते हैं कि दरअसल प्लान एक दिखावा था, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही वह थियरी सॉल्व कर ली थी और वह जानते हैं कि इससे इंसानों को नहीं बचाया जा सकता। तो अब बस प्लान बी ही ऑप्शन बचा था, जिसका मतलब यह था कि मर्फ अब अपने डैड को कभी नहीं देख पाएगी। अब मर्फ कूपर को वीडियो मैसेज के जरिए डॉक्टर ब्रांड की मौत की खबर सुनाती है और वह सब बातें भी बता देती है। वह अपने डैड कूपर को भी ब्लेम करती है, क्योंकि रिस्क मालूम होने के बावजूद वह अपनी फैमिली को छोड़कर उस मिशन पर चले गए थे। अब इंड्योरेंस टीम दूसरे ग्रह वाले बीकन के सिग्नल को ट्रैक करके उस ग्रह पर पहुंचते हैं।
तो उन्हें वहां पर मैन डीप स्लीप में मिलता है, जिसे वो लोग इंड्योरेंस पर ले आते हैं। जागने पर वो कहता है कि यह ग्रह रहने लायक है। अब इस ग्रह की सतह को देखने के लिए लैंडर के जरिए सभी एस्ट्रोनॉट्स वहां पर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मैन ने गलत डेटा भेजकर सबको गुमराह किया था, क्योंकि यह ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं था। अब मैन वहां कूपर पर हमला करता है और वही एक दूसरे मेंबर को वो मार डालता है। मैन ने वापस अर्थ पर जाने के लिए इंड्योरेंस टीम का सिर्फ इस्तेमाल किया था। अब इंड्योरेंस का मैनुअल डॉकिंग करने पर एक हादसा होता है और उसमें मैन मारा जाता है। अब इंड्योरेंस को भी काफी नुकसान हुआ था, जिससे वह नीचे गिरने लगता है। कूपर और डॉक्टर ब्रांड की बेटी लैंडर को किसी तरह गिर रहे इंड्योरेंस से अटैच कर देते हैं। अब इंड्योरेंस स्टेबल हो जाता है, पर अब उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वह आखिरी ग्रह पर जा सके, और उस ग्रह पर जाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अब प्लान ए फेल हो चुका है। वही मिले हुए डेटा से वो ग्रह इंसानों के रहने लायक था। अब इंड्योरेंस टीम के पास 2 इंटेलिजेंट रोबोट थे। वो दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि वो लोग ग्रेविटेशनल स्लिम शॉट का इस्तेमाल करके उस ग्रह तक पहुंचेंगे। अब ग्रेविटेशनल स्लिम शॉट वो तकनीक है जिसमें एक यान को किसी दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके स्पीड दे सकते हैं। पर कूपर को यह परेशानी थी कि वो लोग जितना उस गारगेंटा ब्लैक होल के करीब जाएंगे, पृथ्वी पर उतना ही समय बीत जाएगा। कूपर अपने बच्चों से मिलना चाहता था और उसको यकीन था कि प्लान ए जरूर काम करेगा। ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं और उसमें अब तक कोई नहीं गया था, जिसके कारण किसी को पता नहीं था कि वहां पर क्या है और वो कहाँ निकलता है। कूपर सबसे पहले अपने एक रोबोट को ब्लैक होल के सेंटर में भेजता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां जाकर रोबोट उसे वो डेटा भेज दे जिससे इस्तेमाल से प्लान ए सक्सेस हो सके। अब वो रोबोट जैसे ही ब्लैक होल के सेंटर में एंटर होता है, उसका सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। अब इंड्योरेंस यान भी ज्यादा वेट की वजह से उस ब्लैक होल के सेंटर के पास था, तो कूपर वेट कम करने के लिए खुद अपने यान को भी इंड्योरेंस से अलग कर देता है, जिससे डॉक्टर ब्रांड की बेटी उस दूसरे रोबोट के साथ तीसरे ग्रह पर जाकर इंसानियत को बचा सके और प्लान बी को सक्सेस बना सके। अब कूपर का यान उस ब्लैक होल के पावर से खींचा हुआ सीधा वो ग्रेविटेशनल सेंटर में चला जाता है। कूपर को लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा, पर वो एक टेजरैक में पहुंच जाता है। उस टेजरैक में वह अपने घर में मौजूद वह किताबों वाले कमरे को देखता है, जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उसे कहती थी कि इस कमरे में घोस्ट है। ताज्जुब की बात यह थी कि वह इस टेजरैक के जरिए समय के आगे और पीछे भी देख सकता था, यानी कि इस टेजरैक में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है जिसमें आप आगे या पीछे देख सकते हैं। टेजरैक को समझने के बाद कूपर अपनी बेटी मर्फ को समझाना चाहता है कि वह अपने डैड को इस मिशन में जाने से रोक ले। काफी ट्राई करने के बावजूद भी वह अपने मैसेज मर्फ को नहीं दे पाता। इसके बाद कूपर समझ जाता है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अलग अलग डायमेंशन में जा सकता है पर समय में नहीं। तो कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी बेटी मर्फ को उसे जाने से रोकने का संदेश देता है, जिससे छोटी मर्फ अपनी नोटबुक में STAY यानी कि स्टे लिखकर नोट भी कर देती है। इसके बाद जब सैंडस्टॉर्म से उस रूम में मिट्टी फैल जाती है, तब कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे नासा की सीक्रेट बेस का लोकेशन बाइनरी कोड के जरिए देता है। यह वही मैसेज था जिसे स्टार्टिंग में कूपर ने सॉल्व किया था, यानी कि जिसे मर्फ गोश्त समझ रही थी वह कोई और नहीं पर उसके डैड कूपर ही थे, जो फ्यूचर से उसे मैसेज भेज रहा था। अब टेजरैक में कूपर को अपने रोबोट का मैसेज मिलता है, जिसे उसने खुद से पहले उस ब्लैक होल के सेंटर में भेजा था। वह रोबोट कूपर से कहता है कि उसे वह डेटा मिल गया है जिससे वह प्लान ए सक्सेस हो सके। कूपर वह डेटा भेजने के लिए अपने रोबोट से कहता है। अब कूपर के पास वह सब था जिससे वह पृथ्वीवासियों को बचा सके, पर परेशानी यह थी कि वह डेटा अपनी बेटी मर्फ को कैसे पहुंचाए, जो डॉक्टर ब्रांड की असिस्टेंट और एक साइंटिस्ट थी। वह इस डेटा को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मार्स कोड के फॉर्मेट में उस घड़ी के जरिए भेजता है जो उसने मिशन में जाने से पहले अपनी बेटी को दी थी। मार्स कोड एक मेथड है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को भेजने का, जिसमें ऑन ऑफ टोन्स, लाइट्स या क्लिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्किल्ड ऑब्जर्वर पैटर्न देखकर ही उस मैसेज को डिकोड कर देता है। जब मर्फ उस घड़ी को देखती है तो वह समझ जाती है कि यह एक मॉर्स कोड है जो उसके डैड ने भेजे है।
वह उसे डिकोड कर पूरा क्वांटम डेटा समझ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर ब्रांड की अधूरी थियरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल कर साइंटिस्ट पृथ्वी के इंसानों को स्पेस में बड़े स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट कर देते हैं। उधर जैसे ही कूपर सारा डेटा अपनी बेटी को भेज देता है, वह टेजरेक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। वो टेजरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, तो वहां पर वक्त गुजरने की स्पीड भी कम थी। मतलब कि कूपर के द्वारा उस टेजरेक्ट में गुजारा गया 1 मिनट भी पृथ्वी पर मौजूद उसकी बेटी के 50 साल से भी ज्यादा था। टेजरेक्ट से बाहर निकलने पर किसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉट्स कूपर को ढूंढ लेते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वो देखता है कि इंसानों ने उस स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी को पूरी तरह समझ लिया है, जिसकी वजह से काफी लोग बिना किसी परेशानी के वहां पर रह रहे थे। उस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन, जो कि कूपर की बेटी के नाम पर रखा गया था। अब जब कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है तो देखता है कि अब मर्फ काफी बड़ी हो चुकी थी, जबकि कूपर की एज में थोड़ा सा ही चेंज आया था। उसकी बेटी कहती है कि अब कूपर के लिए वहां पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसके सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ मर्फ ही बची थी। उसके बाद कूपर यान लेकर उस ग्रह की ओर जाने के लिए निकलता है, जहां पर डॉक्टर ब्रांड की बेटी को उसने इंड्योरेंस के साथ छोड़ा था। अब दूसरा सीन दिखाया गया है, जहां पर डॉक्टर ब्रांड की बेटी उस तीसरे और आखिरी ग्रह पर बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच गई थी। उसका प्लान था उस ग्रह पर इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ाना। अब कूपर उसे मिल पाता है या नहीं, यह फिल्म में नहीं दिखाया गया, और बस यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। वो कौन थे जो शुरू से ही इंसानों को बचाने का ट्राई कर रहे थे और इंसानों को बचाने के लिए पृथ्वी के करीब ही वर्म होल बनाया था, जिससे कि इंसान खुद के रहने के लिए कोई ग्रह नजदीक में ढूंढ सके। उन्होंने टेजरेक्ट बनाकर कूपर की मदद की इंसानियत को बचाने के लिए, और कूपर भी वह मोर्स कोड अपनी बेटी को भेज पाया, यानी कि वह कूपर के जरिए हर हाल में इंसानियत को बचाना चाहते थे। फिल्म की स्टार्टिंग में यह दिखाया गया है कि नासा को लगता है कि कोई सभ्यता इंसानों को बचाना चाहती है, पर कूपर समझ गया था कि यह कोई अलौकिक शक्ति या सभ्यता नहीं, पर भविष्य के मनुष्य ही है, जिन्होंने यूनिवर्स के लॉ को समझ लिया है, जिसके कारण वह टाइम को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए टेजरेक्ट को फ्यूचर से पास्ट में भेजा। पर यहाँ पर एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर इंसानों का भूतकाल ही कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था, तो भविष्य के इंसानों का होना कैसे पॉसिबल था? इसके बारे में मूवी में कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखाया गया। ऐसे कई और क्वेश्चंस है, पर यस, दिस इज नोलन मूवी, सो जस्ट एंजॉय इट। तो बस यहीं पर इंटरस्टेलर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।